नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल। हम हाई कोर्ट की बात करते हैं उत्तराखंड की। इसमें एक वैकेंसी आई हुई हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 डिटेल्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पीए और स्टेनो। तो इसका मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इसको हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको आ रही हैं और ये फ्लैश में भी ये दिख रहा हुआ है आपको। तो अब इसके माध्यम से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी पूरी डिटेल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। कारण क्या है कि जब भी हम जॉब के विषय में बात करते हैं तो उसकी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। और जैसा कि मेरा मानना है, मैंने कई सारी जॉब के विषय में बताया हुआ है, बताता हूँ। तो कई जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करना चाह रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो पूरी डिटेल पढ़ना नहीं चाहते। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा वीडियो देखें। कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो ना देखें, कम से कम नोटिफिकेशन तो पढ़ें, कहीं से भी डाउनलोड कर लें, आराम से हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है इसमें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है NTA, NSIC बिल्डिंग, ओखला, नई दिल्ली, ये इनका एड्रेस है। चयन हेतु विज्ञापन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों और परिवार न्यायालयों में समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57, ध्यान रखिए कितने, 57 पद हैं, तथा आशु लिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन है। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, हर विज्ञापन में हम दिखती है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 25/1/2024 है। ऑनलाइन प्रारंभ आप कर सकते हैं 25 तारीख से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 22/2, यानी हम कहें मोटा तौर पे आपके पास पूरा 1 महीना इसमें रहेगा। लेकिन यदि आप इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो जैसा कि हर बार मेरा आपसे निवेदन रहता है कि आप कृपया करके आज ही इसमें फॉर्म डाल दें। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 23/2/2023, यानी आप 22 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो पेमेंट है वो पेमेंट आप 23 तारीख को भी जमा कर सकते हैं। और इन्होंने बताया हुआ है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है, यानी लगभग 17 तारीख है मार्च की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 54 पदों पर तथा आशुलिपिक या व्यक्तिक सहायक के रिक्त 80 पदों एवं कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 3 पद तथा आशुलिपिक या व्यक्तिक सहायक के रिक्त 2 पदों पर सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एजेंसी की वेबसाइट पर दिनांक 22/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्ति के अधीन नियुक्त किया जाएगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। जो भी आप अपना जनपद का विकल्प देंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी ABCD वाली, आवा सादा वाली। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त वर्णित तिथि अनुमानित है तथा परीक्षा की तिथि 17/3/2024। सूचना यथासंभव प्रत्यक्ष एजेंसी की वेबसाइट यानी NTA की वेबसाइट पे आप इसे देखते रहें तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS भी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी आपके मोबाइल पर SMS भी आएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र एजेंसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। एजेंसी द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे, यानी आपको जो भी करना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना है। पत्राचार वाला कोई मैटर इसमें नहीं है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भलीभांति अवश्य रूप से पढ़ लें। चलिए पढ़ते हैं। अब हम पहले ये पढ़ लेते हैं। पदनाम कनिष्ठ सहायक है। रिक्तियों का विवरण इन्होंने दिया हुआ है, तो रिक्तियों का विवरण में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।
क्योंकि ये आप बहुत आराम से देख लेंगे भैया। अल्मोड़ा में ये जगह है, सैलरी इसकी देख लीजिए 21,700 से 69,100 रुपये, ठीक है। बागेश्वर अल्मोड़ा में है, बागेश्वर में है, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी, ऊधमनगर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। अब यहां से दूसरी कोई वैकेंसी आई हुई है क्रमांक 2, प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून, विकासनगर देहरादून, हरिद्वार, रुड़की हरिद्वार, लक्सर हरिद्वार, हल्द्वानी नैनीताल, नैनीताल, पौड़ी, कोटद्वार पौड़ी, टिहरी, ऊधमनगर, खटीमा, ऊधम सिंह नगर, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर। चल ये वैकेंसी आपने देख ली है, ये वैकेंसी, इसके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ये मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार कई लोग कहते हैं सर आप नोटिफिकेशन भेज दीजिए। देखिए कई बार हो सकता है कि मैं नोटिफिकेशन ना भेज पाऊं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूं आप उसके स्क्रीनशॉट खींच के रख लें, आपके काम आ जाए। कोशिश मैं फिर भी यही करता हूं कि आपको मैं पूरी चीजें की डिटेल आपको दे दूं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि मैं नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूं। और देखिए मेरा मानना हमेशा ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊं, कोशिश ये करता हूं सरल से सरल भाषा में पहुंचाऊं, क्योंकि जानकारी तो आपके पास और भी कहीं भी मिल जाएगी। चलिए, शासन के आदेश की संख्या, ये नंबर है उनका, दिनांक 10 नवंबर 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग अलग आरक्षण श्रेणी में आवंटित नहीं किया गया है, यानी उसके द्वारा अलग अलग नहीं किया गया है। तथापि आवेदन पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें, यानी आप दिव्यांग अगर हैं तो आपका जो आरक्षण है उसको श्रेणी का उल्लेख आप आवश्यक रूप से कर दें, क्योंकि उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया। जैसे चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण रोस्टर में संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जा सके, यानी एडजस्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपनी दिव्यांगता OLBL के अनुरूप ही आवेदन पत्र भरे। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांगों को उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या, ये उनकी संख्या का आदेश है, 27 अक्टूबर 2017 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। दिव्यांगजनों को भी स्वस्थता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, दिव्यांगजनों को भी, यानी दिव्यांगजनों को स्वस्थता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अब इसका वेतनमान जो हम देख चुके हैं वही है, 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी या अस्थायी तथा अंशदायी पेंशन युक्त। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता, अनिवार्य अर्हता, ध्यान दीजिए अब इस चीज को, ये काम की है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता, यानी आपका ग्रेजुएशन अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा सा ज्ञान हो। हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो। देखिए आप अपनी टाइपिंग की जो स्पीड है, जो टंकण वाला मैटर है वो आप कर लीजिए। हिंदी में जैसे उन्होंने कहा है कि हिंदी में 25 शब्द चाहिए नहीं और इंग्लिश में 30 शब्द चाहिए, तो आप प्लीज उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान, यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास हो। अधिमान टंकर परीक्षा अहंकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिंदी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले 2 अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, यानी हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश में इन्होंने प्रेफर किया है। यदि 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि मान लीजिए 2 अभ्यर्थी के समान अंक है तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको रखा जाएगा। यदि फिर भी एक समान आयु के 2 अथवा अधिक अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यदि उम्र एक सी निकलती है तो लिखित परीक्षा जो होगी उसके आधार पर आपको ऊपर रखा जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम इन्होंने दिया हुआ है। चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, कि 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। टंकण परीक्षा 60 अंकों की होगी। ये क्लियर हो गया आपका, यानी ये वाली जानकारी आपके पास पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं पद नाम। आशुलिपिक, व्यक्तिक, सहायक।
रिक्तियों का विवरण तथा ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति। अब इसमें भी जो सैलरी स्ट्रक्चर है इनका 29,200 से 92,300 रुपए तक, लेवल 5 है, वहां पर लेवल 3 था। वैकेंसी आप देख लेंगे कि किसमें है, वही चीज कि आप अपना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऊधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून, विकास नगर देहरादून, रुड़की हरिद्वार, लक्सर हरिद्वार, हल्द्वानी नैनीताल, पौड़ी, कोटद्वार पौड़ी, टिहरी, रुद्रपुर 1, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर 2, ऊधम सिंह नगर, खटीमा ऊधम सिंह नगर, काशीपुर ऊधम सिंह नगर। नोट, शासन का जो आदेश है, शासन के आदेश संख्या, देखिए संख्या में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। शासन की जो संख्या है उसके अनुसार अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पदों को अलग अलग आरक्षित श्रेणी में, वही चीज जो उन्होंने ऊपर बोली थी कि इसको अलग से नहीं किया गया है। आप आपके हिसाब से जो दिव्यांग जन जो है उत्तराखंड शासन के आदेश संख्या जो है उसके आधार पर स्वच्छता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा और उसको अलग से आप उसे इंडिकेट करेंगे। वेतनमान इनका 29,200 से 92,300 है और लेवल 7 जो है उसमें 44,900 से 1,42,400 रुपए तक का है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी या अस्थायी एवं अंशदायी पेंशन युक्त। 21 से 35 वर्ष की आयु चाहिए इन्हें और शैक्षणिक जो योग्यता अनिवार्य अर्हता जो मानी गई है उसमें भी स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी आशुलिपि में प्रति मिनट। अब इसमें थोड़ा सा अलग है कि हिंदी आशुलिपि में प्रति मिनट इन्हें 80 शब्द की गति चाहिए। ध्यान रखिए बहुत स्पीड है, 80 शब्द की गति तथा हिंदी में टंकण की जो है वो वही मानी है जो पहले मांगी थी, 25 शब्द और अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसको अच्छा ज्ञान होगा, गति अच्छी होगी। जो अंग्रेजी में आशुलिपि प्रति मिनट 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 शब्द की गति रखते हो उनको प्राथमिकता दी जाए। कंप्यूटर प्रचलन यानी कंप्यूटर का ज्ञान हो। अधिमान, टंकण परीक्षा अहरकारी प्रकृति की होगी, लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक, यानी वही चीज जो ऊपर लिखी हुई थी। ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा, 140 अंकों का होगा, 2-2.5 घंटे का होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा सामान्य आ का बा ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना, इनको 45 लाना है, इनको 35 अंक लाना है प्रतिशत, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। अगर इससे कम लाते हैं तो उन्हें अनर्ह माना जाएगा, नहीं पास नहीं माना जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक, प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक दिया, यानी माइनस मार्किंग इसमें रहेगी। अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगी परीक्षा को प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी, यानी जो आपको प्रश्न पत्र जो बुकलेट मिलेगी वो आप घर लेके जा सकते हैं। लिखित परीक्षा के ओएमआर उत्तर पत्रक ट्रिप्लिकेट में होंगे, 3 होंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, यानी 3 होंगे, 3 में से 2 वहीं दे देगा। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेगा। सभी प्रतियों में इंप्रेशन आना अनिवार्य है, यानी आप जो भी टिक लगाएं वो तीनों में आने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर होंगे। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत माना जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा कि यदि 4 हैं, 4 में से आपको 1 पर ही लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि 50-50 कर दे वहां पे, प्लीज ऐसा ना करें, 1 पर ही लगाएं। यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो फिर भी उस प्रश्न के उपरोक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। यानी यदि आप उसे हल नहीं कर रहे हैं तो उस पर कोई ऋण नहीं है,
इसका मतलब ये हो जाता है कि जो जानकार लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो आपको सही पता हो वहीं पर आप निशान लगाइए, टिक लगाइए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए उसे। ओएमआर शीट पर व्हाइटनर का उपयोग या विकल्प का खुरचना, छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसके लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप नियम व शर्तें पढ़ लिया करें। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओएमआर शीट में गलत रोल नंबर या बुकलेट सीरीज 2 स्थानों में अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः यानी उसकी जो उसने आवेदन किया उसको निरस्त माना जाएगा। एजेंसी द्वारा डिलीट उत्तर में सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को समान अंक दिए जाएंगे। यदि कोई चीज डिलीट है तो उसमें जो भी अंक दिए जाएंगे सबको समान दिए। आयु की गणना जो करेंगे 1 जनवरी 2024 के आधार पर करेंगे। उसमें 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु यह कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसी अन्य श्रेणी की जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्देश की जाए, जो उसमें बताया गया उसके आधार पर होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कोई व्यक्ति यदि कोई जॉब कर रहा है तो उसे एनओसी लेके आना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट से। राष्ट्रीयता, किसी व्यक्ति को लिपिकीय वर्ग अधिष्ठान में तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वह भारत का नागरिक हो। सिंपल सी बात है कि जो भारत के नागरिक हों वही इसमें अप्लाई करें। चरित्र, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, यानी चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। अभ्यर्थी की यथा स्थिति उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्कूल के जिससे द्वारा अंतिम बार परीक्षा प्राप्त की थी कि प्रधान अधिकारी द्वारा जो प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्ति से जो नातेदार ना हो, जो उसके निजी जीवन से सुपरिचित हो, के द्वारा अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिंपल सी बात है कि जहां से भी आपने लास्ट पढ़ाई की है वहां से आपको जो प्रिंसिपल होंगे, वहां के प्रधान जो भी होंगे, उनसे आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसमें लिखा होगा कि आपका चरित्र अच्छा है, लेकिन ये याद रहे कि वो आपका रिश्तेदार ना हो। ठीक है, इन चीजों का आप खास कर स्पष्टीकरण। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति लिपिक वर्गीय अधिष्ठान के किसी पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। यानी इतनी चीजों को उन्होंने बोला है कि वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा। यदि कोई ऐसा अपराध है तो वो भी इसमें पात्र नहीं होगा। वैवाहिक परिस्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसमें ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। सिंपल सी बात है कि आपका एक ही विवाह किया गया हो। जैसे अगर पुरुष है तो उसकी एक से ज्यादा पत्नी ना हो, और यदि पत्नी है तो वो भी ये पता कर ले कि वो जो पति है उसकी कोई पत्नी ना हो, यानी पता उसी को करना है। शारीरिक स्वच्छता, स्वस्थता, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ठीक है, और वह ऐसे किसी शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाने के पूर्व उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो वित्त हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियम के अनुसार चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। आरक्षण, ऊर्ध्व आरक्षण, उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्तन राज्य सरकार के आदेश अनुसार। सिंपल सी बात है, हर जगह का जो राज्य शासन के द्वारा जो आरक्षण प्राप्त है वो आपको लाभ मिलेंगे उनके। क्षैतिज आरक्षण, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड के प्राविधानों द्वारा तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों शासन आदेश के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी उप श्रेणी का प्रमाण पत्र डाउनलोड अपलोड करना अनिवार्य है। आप जिस भी श्रेणी में है उसका आपको आरक्षण का जो सर्टिफिकेट है वो आपको डाउनलोड करना अपलोड करना अनिवार्य है। इन पदों के लिए क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण केवल राज्य के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिमान्य होगा। भूतपूर्व सैनिक से उत्तराखंड का ऐसा आदिवासी अभिप्रेत है
जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना तथा या वायुसेना में योद्धक या अनायुद्धक के रूप में सेवा की हो, यानी इन तीनों में से किसी में भी यदि कोई व्यक्ति रहा है जो एक अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या दो चिकित्सीय आधार पर जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों से जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या 3 जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया, या 4 विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है किंतु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत सेवा मुक्त नहीं किया गया है, ऐसी ग्रेच्युटी प्रदान की गई है, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के निम्नलिखित क्षेत्रों के कार्मिक भी है। 1 निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, 2 सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और 3 शौर्य पुरस्कार पाने वाले, 4 जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी उप श्रेणी में घोषित किया जाएगा जब तक कि वह ओपन कैटेगरी की मेरिट स्थान प्राप्त न कर ले। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि तक आरक्षित श्रेणी उप श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये पूरे नियम कायदे कानून आप पढ़ लीजिए। कारण क्या है कि इसमें कई सारी चीजें दी हुई हैं जो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप इन चीजों को समझ लें। नोट, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षेत्रीय आरक्षण या उनके आश्रितों के रूप में किसी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के एक पुत्र पुत्री, विवाहित या अविवाहित दो पौत्र, पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्र पुत्री से है। इन्होंने बता दिया कि किन कौन कौन व्यक्ति इसमें क्राइटेरिया में सेट होगा। नोट, शासन के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 0.4%, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमान्य होगा। ये उन्होंने पूरा सिस्टम बता दिया है कि कितने पदों पर कितना परसेंटेज आरक्षण होगा। शासन के आदेश अनुसार के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड की महिला के लिए 30%, उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 0.5%, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 0.2%, दिव्यांगजनों के लिए 0.4%, अनाथ बच्चों के लिए उत्तराखंड के 0.5% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक है लाभ पाने का पात्र होगा। देखिए, यदि आप दो जगह पर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि आपको ज्यादा फायदा किस जगह पर है, तो आप उस जगह पर उस चीज का फायदा ले सकते हैं। इस चीज का आप ख्याल रखें। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा इस चीज का आप खास ख्याल रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन आपसे किस प्रकार से होगा। ये मैंने इसे और व्यवस्थित कर दिया है तो आप इसे ध्यान से देखें। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया, आवेदकों द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट www.exams.nta.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आवेदन जब आप करेंगे तो इसी स्टाइल से करेंगे, इसी मोड से करेंगे। आवेदकों को पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर जाना होगा और क्लिक हियर टू व्यू, उसमें लिखा हुआ होगा, लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को आवेदन संख्या बनाने के लिए वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है। उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना और इसे सेव करना होगा। ध्यान से पढ़ना, इस चीज को मेन चीज यही है। उम्मीदवार को हाल के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा। फोटो का साइज पासपोर्ट साइज अधिकतम 200 KB, स्कैन की हस्ताक्षर का साइज 50 KB, स्कैन किए गए अंगूठे का साइज अधिकतम 50 KB। आवेदन संख्या के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यानी अपात्र जो होगा उसको सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। अभ्यर्थी आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव
नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आप आवेदन जब भरें तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर और बिल्कुल व्यवस्थित ही भरें। किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने पास बैठा लें जो जानकार हो, जिससे कि आप आसानी से भर पाएं। उस उम्मीदवार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इसका मतलब भुगतान आप पहले कर दीजिएगा। भुगतान के लिए उन्होंने बता दिया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। शुल्क इन्होंने बताया हुआ है कि भाई शुल्क आपका जो रहेगा ये पूरे आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आएगा। अभ्यर्थी निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अनारक्षित श्रेणी जो है 1000, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 1000, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है 500, उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 500, उत्तराखंड दिव्यांग 500। निर्धारित तिथि तथा शुल्क एजेंसी के खाते प्राप्त होने पर ही आवेदन पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें। देखिए, आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप अपनी जो फॉर्म भरने की पूरी जानकारी है उसको नहीं कर पाएंगे। आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़ लिए कर ही आवेदन पत्र भरे, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र में बिना प्रमाण पत्र संलग्न की संनिरीक्षक जाना संभव नहीं है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अंतिम चयन के बाद ही अभ्यर्थी निरस्त हो सकता है। साइबर कैफे में आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ लें। यदि आप और कहीं से फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी आप सावधानी पूर्वक पढ़ लें। उसके ऊपर कोई चीज ना छोड़े भाई तुम कर लो हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं। आवेदन पत्र भरने के बाद फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी हुई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगी तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र यदि आपने एक बार भर दिया, सबमिट हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बार बार ये बोल रहे हैं कि आप उसे पहले ही देख लें। अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित श्रेणी व उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/6/2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल नंबर S19-532/2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अब अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले। सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि आप जिस भी श्रेणी में आप आ रहे हैं तो उसके लिए जो आवेदन पत्र है उसके साथ आप प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 001/2/2024 तक अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ताएं एवं अन्य अहर्ताएं अवश्य धारित करते हों। जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो जो इन्होंने तारीख दी है, यानी आप ये मान के चलिए कि जनवरी लास्ट 31 जनवरी 2024 तक आप जो इसमें शैक्षणिक अहर्ताएं मांगी, अन्य अहर्ताएं मांगी, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो योग्यता आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई चीज होती है, जैसे कई लोग करते हैं कि एक काम करते हैं पहले पेपर दे लेते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में सबमिट बटन को क्लिक करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना है, तभी आवेदक प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। हम पहले बता चुके हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अन्य अभिलेखों के प्रिंट आउट प्रति भविष्य में एजेंसी से किए जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें, यानी इसका प्रिंट आउट निकाल लें जब आप ऑनलाइन आवेदन करें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करे तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें। यानी आप जब भी आप आवेदन पत्र भरें तो उसे अपने प्रिंट आउट अपने पास रख लें, वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा और इनके लिए भी जब आप कोई आवेदन पत्र व्यवहार करेंगे तो बोलने में ठीक रहेगा कि साहब इस नंबर से मैंने आवेदन किया था, क्योंकि यदि वो आपके पास नहीं हो तो किस तरह से बात करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार
किसी भी अभ्यर्थी द्वारा OTR तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण पत्रों के आधार पर पुष्टि ना हो या फर्जी प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आरक्षण संबंधी के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी को एजेंसी की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रतिबारित कर दिया जाएगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। किसी भी प्रकार का यदि आप फर्जीवाड़ा करते हैं तो 3 वर्षों तक एनटीए जो भी एग्जाम कराता है उसमें आप भाग नहीं ले पाएंगे और हो सकता है कि आपके साथ केस भी दर्ज करा दे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अंतिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारंभिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि अंतिम रूप में चयनित हो जाता है तो भी एजेंसी संतुष्टि वापस ले ली जाएगी। यदि किसी कारण से मान लीजिए कि आपने कोई गलती कर दी, कोई फर्जीवाड़ा किया, पहली बार में पकड़ा नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में नहीं हुआ, अब मान लीजिए चौथा चरण उसका लास्ट है और उसमें भी पकड़ा हो गया, चलिए उसमें भी नहीं हुआ, बाद में भी पकड़ा हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपका जो आवेदन है वो तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। OTR तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक ने में की गई प्रविष्टियां तथा अर्हता, आरक्षण संबंधित श्रेणी, उपश्रेणी, आयु, परीक्षा केंद्र या अन्य किसी बिंदु पर किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले ही बोल चुके हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले फाइनल कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन बनने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही भरें। एजेंसी में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरांत मूल आवेदन पत्र में दर्शाया गया विवरण प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की दशा में अनुमन्य नहीं होगा। एजेंसी द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया, पद की संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलन अधिनियमों, नियमावलियों, मैनुअल्स, मार्गदर्शन सिद्धांतों एवं समय समय पर एजेंसी द्वारा लिए गए निर्णय इत्यादि वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न की जाएगी। यानी एजेंसी पर डिपेंड होगी कि वो क्या कर रही है। एजेंसी अभ्यर्थी उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। अच्छे से आप ये जो हम बोल रहे हैं ये आप पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, अध्ययन कर लेते तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं यानी योग्य हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अनिवार्य अर्हताओं की सेवा नियमावली को प्रावधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अधिवयस्क, अल्पवयस्क, शैक्षणिक अहंता के आधार पर अनर्ह होने तथा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण स्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के मामलों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ये ध्यान से सुन लीजिए। यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए किसी कारण से आप अयोग्य हैं, उम्र कम है, शैक्षणिक योग्यता कम है, ज्यादा उम्र है, कोई भी चीज है, पैसे वापस नहीं होंगे यदि आपने एक बार भर दिए तो। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। एजेंसी द्वारा रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नंबर व ईमेल देना अनिवार्य है। प्रत्येक अभ्यर्थी, मान लीजिए मैं और मेरा भाई फॉर्म भरते हैं तो हम दोनों को अलग अलग नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा, अलग अलग ईमेल आईडी देनी होगी। यदि अभ्यर्थी के पास अपने स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर अंकित करें जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारी तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। अब आप समझ लीजिए, पहली चीज कि आपको आपका मोबाइल नंबर देना होगा। आपके पास मोबाइल नहीं है तो किसी अपने का, रिश्तेदार का आप मोबाइल नंबर दे दें जिससे कि कोई भी जानकारी एनटीए देता है तो आपके पास पहुंच जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जन्म तिथि सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगी। ध्यान रखिए, किसके माध्यम से? हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख मान्य नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन, सिंपल सी बात है, आप कम पैसे देंगे, आपका फॉर्म जमा ही नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा, मत करिए।
लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, अपितु राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट, ये हम पहले भी कह चुके हैं, वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों संबंध उत्तर कुंजियों की परीक्षा समाप्ति के उपरांत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट, जो वेबसाइट हमने पहले देखी थी exam.nta.ac.in पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारण किए जाने के 2 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र संबंध उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते। कोई अगर परेशानी तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इस अवधि के उपरांत प्राप्त प्रत्यावेदन पर एजेंसी द्वारा कोई विचार नहीं। इसके बाद अगर कोई बात करेंगे तो कोई बात नहीं की जाएगी। परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो, कैमरा, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर, पेन अथवा किसी प्रकार के संचार यंत्र तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वे निर्देशों का पालन उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा इस परीक्षा अथवा परिसर में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है। अभ्यर्थियों उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर फोटो, कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर, पेन अथवा किसी प्रकार संचार यंत्र तथा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उनकी सुरक्षा प्रबंध नहीं किया जा सकेगा। इसको समझ लीजिए। कैलकुलेटर, फोन, कैमरा, ठीक है, पेजर, स्कैनर, पेन और आपकी स्मार्ट वॉच वगैरह किसी भी तरह की जो इस तरह की चीजें हैं तो आप प्लीज वहां पर न ले जाएं। यदि मान लीजिए आपको जाना है तो कोशिश करें कि एक व्यक्ति आपके साथ ले जाएं, वो बाहर इन चीजों की रखवाली करता रहे। कारण ये स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि आपके पास फोन है तो वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो फोन की सुरक्षा कर पाए। तो कई बार ये होता है कि हम फोन के विषय में सोचते रहते हैं और हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है। इसलिए कि ऐसे व्यक्ति को साथ में रख लें जिसको आप अपनी पूरी चीजें दे पाए। अनुचित साधन शक्ति से प्रतिबंधित परीक्षा किसी प्रकार प्रति किसी अन्य अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका से ना तो नकल करेगा, नकल स्पष्ट मना है, वो लिख रहा है, वैसे तो मना ही है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं भैया, ना ही नकल करवाएगा और ना ही किसी तरह की अनुचित सहायता देगा, ना ही सहायता देने का प्रयास करेगा, ना ही सहायता प्राप्त करेगा और ना ही लेने का। ना टिप्पस करानी है ना करनी है, बात खत्म। ठीक। परीक्षा भवन में आचरण स्वाभाविक सी बात अच्छा ही होना चाहिए, लिखा होगा इसमें। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और ना ही अव्यवस्था फैलाएंगे। परीक्षा संचालन हेतु एजेंसी द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा। परीक्षा के समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिका OMR की मूल व द्वितीय प्रति 3 प्रतियों में हो रहा है, द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है, अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम रोका ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, दे दें आप। केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन तथा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों का विलेख सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से स्व प्रमाण छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। स्वाभाविक सी बात है कि आपको ONOC लाना पड़ेगा यदि कहीं आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट की। तो कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय ना तो झूठे विवरण प्रस्तुत करते हैं और ना ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाएंगे। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख और उनके प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिशोधन या अन्यथा फेरबदल नहीं करेंगे और न ही फेरबदल किया जा गया जाली प्रलेख प्रस्तुत करेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थ निरस्त कर देने के साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षाओं को प्रतिबंधित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासन उनके अभ्यर्थन निरस्त करने हेतु आधार बनेगा। अब इनका ये कहना है कि पहले चीज तो ये कि यदि कोई चीज ऐसी हो रही है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है और आपके साथ कुछ अलग है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उसका प्रमाणीकरण दे दें। तीसरी चीज कि आप वहां पर किसी प्रकार का कोई भी विघ्न न डालें, एग्जाम देने जा रहे हैं एग्जाम दें और अपना काम करें। आवेदित पद पर अंतिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संतुष्टि का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक कि एजेंसी जांच के साथ पश्चात जैसा आवश्यक समझा जाए यह समाधान न हो जाए कि नियुक्ति के लिए सही प्रकार से उपयुक्त है। यानी आप जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक आप बिल्कुल उसके अधिकार में आपके पास कोई अधिकार नहीं होंगे। परीक्षा केंद्रों के लिए यदि अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों का शहर अनुलग्नक देखें कि वरीयता ली जाती है तथा परीक्षा की गोपनीयता शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यवहारिक कठिनाई दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केंद्र निर्धारित हेतु
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप बिल्कुल भी, आपने जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा के अंदर भर दिया है, किसी कारण से वो नहीं आता है, तो आप उसमें इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि वो पहले ही कह रहे हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों से श्रेष्ठता निर्धारित की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक करने की स्थिति में आयु हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर राज्य के सभी जनपदों में नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत उन्हें विकल्प का, ये भी हम सबसे शुरू में पढ़ चुके हैं। अभ्यर्थी को परीक्षा संबंधित ये पूरी जानकारी ये वेबसाइट पर मिल जाएगी। विज्ञापन की आरक्षण तालिका का प्रयुक्त शब्द, ये जो शब्द हैं, जो यदि आपको लग रहा है WO महिला अभ्यर्थी, OC उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, DFF स्वतंत्र संग्राम सेनानी, EX भूतपूर्व सैनिक, PWD दिव्यांग, OA एक हाथ प्रभावित, OL एक पैर प्रभावित, BL दोनों, इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारंभ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थियों से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रता स्पष्ट हैं। इन्हें भली भांति देखकर आवेदन करें। आवेदन पत्र भर जाने का अर्थ है अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। उसके बाद चयन प्रक्रिया के चरणों में शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और इसे चयन प्रक्रिया प्रभावित करने वाला समझा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के शहर की सूची इन्होंने इनकी सूची दे रही हुई है, आप देख लीजिए। अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटेश्वर, कोटद्वार, गोपेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, और इसी तरह से ये पूरी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। तो अब मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ये चाहूँगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए और आप हमें कमेंट्स करके बाद में बताएं कि सर हमारा उसमें सिलेक्शन हो गया। मेरी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद।